गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक के गद्य खंड में दिए गए पाठ नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने 2 वीडियोज़ में पढ़ा कि जो विजेंद्री पाल हैं, जो एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला हैं, उनके द्वारा लिखा गया है ये। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट पर जाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसे वो चढ़ाई चढ़ी, इसके बारे में बताया है और कौन कौन उनके साथ थे। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अब क्या है, वो रास्ते में है, साउथ कोल कैंप पहुंच गई हैं और वहाँ की चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। विजेंद्री पाल बता रही हैं कि मैंने खाना, कुकिंग, गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया। बिस्सा एक व्यक्ति का नाम है। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। कि जय और मीनू बहुत पीछे थे। ये 3 व्यक्ति थे जो कि विजेंद्री से पीछे रह चुके थे। कि भी किसी का नाम है, जय और मीनू। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप से बाहर गई तो मेरी मुलाकात मीनू से हो गई, जो उनसे पीछे जा रही थी। अब क्या है, उन्होंने बताया कि जय भी पीछे आ रहे हैं। मुझे जय जनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का रह गया। यानी कि जब वो नीचे उतर कर आ रही थी तो उसे रास्ते में की मिला। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली विजेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक, यानी कि विजेंद्री से उसने कहा कि तुम दोबारा वापस क्यों जा रही हो? तो उसने बड़े ही दृढ़तापूर्वक से कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि मैं मदद के लिए जा रही हूँ। कि हंसा। की नाम का जो व्यक्ति था वो हंसा। उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे कहा, मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यानी कि जो उसके पास भार था वो विजेंद्री उठाना चाहती थी, लेकिन उसने उठाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर गए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लेट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। किसने? विजेंद्री ने। बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद वो 5:30 बजे अपने तंबू से निकल गई। अंगदोरजी बाहर खड़ा था, कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी उनके साथ गया था, वो उसे देख रहा था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस जाना था या फिर उसे अपना प्रयास छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और शर्मसाध्य था। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो लौटकर आने का भी जोखिम था। फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था। साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के साथ, यानी कि अपने काम करने के तरीके के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही
उपसकर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, यानी कि जो उन्होंने ड्रेस डाली हुई थी वो कह रही थी कि मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की और अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी साथ चलने के में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें बड़ी ही सख्त और भुरभुरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े से के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से वह सोच समझ कर उठाया। मैंने मतलब बचेंद्री पाल ने। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, लहाटू एक व्यक्ति का नाम है, वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी चाय पीने के बाद फिर हमने चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने चेक किया और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान हो गई थी, यानी कि पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो लहाटू ने उसके रेगुलेटर को चेक किया और उसको सेट कर दिया और अब वो आसानी से चढ़ पा रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, यानी कि दिखाई नहीं देता था, बर्फ़ इतनी ज़्यादा उड़ रही थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी ही दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। देखो वो कामयाब हो गई थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का आया। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई की और अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाया। इसके बाद मैंने घुटनों के बल बैठकर बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। धीरे से छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदौरजी ने उसको शाबाश दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी कि जिस संसार से तुम आई थी अब उस संसार में जाओगी जो पहले के संसार से भिन्न होगा। यानी कि तुम पहले एक साधारण लड़की थी, ठीक है,
अब क्या है, तुम एक प्रसिद्ध पर्वतारोही बन चुकी हो, भारत की पहली महिला बन चुकी हो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और तुम्हारा बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज उसी समाज में, उसी संसार में स्वागत किया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी हो अपने ही प्रयासों से, कठिन परिश्रम से। आशा है कि आज का पाठ आपको समझ आया होगा। इसको पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक पर करने हैं। धन्यवाद।